अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 कह रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा CPU। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज का टॉपिक है मेन मेमोरी। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में क्या होता है, पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मेन मेमोरी में हमारी जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वो उस टाइम पे किधर स्टोर हो रही होती हैं, हमारी मेन मेमोरी में। ठीक है, एग्जीक्यूशन के दौरान में जो हमारी प्रोग्राम है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, वो हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन के दौरान में जब इंस्ट्रक्शन जिस एरिया में स्टोर हो रही होती है उसको कहा जाता है मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। also called the working area of the computer। मेन मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर का वर्किंग एरिया कहते हैं, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वो कौन है, हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, इसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, ये स्टोर करती है, स्टोर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के दौरान में जो हमारी प्रोग्राम्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो जहाँ पे स्टोर होती हैं उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। कि एग्जीक्यूशन के दौरान में हमारे प्रोग्राम को और हमारी इंस्ट्रक्शंस को ये कंप्यूटर में स्टोर करवाती है। ठीक है, इसको कहा जाता है मेन मेमोरी। और कंप्यूटर इज़, ठीक है, कंप्यूटर मेन मेमोरी के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। cannot work without main memory। कंप्यूटर मेन मेमोरी के बगैर कुछ भी नहीं है, वो मेन मेमोरी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो मेन मेमोरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसको कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में जब हमारा प्रोग्राम स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, प्रोग्राम या डाटा स्टोर हो रहा था, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, हमारी मेन मेमोरी में। अब तो मेन मेमोरी को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी। कि मेन मेमोरी का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसमें मेन मेमोरी स्टोर हो रही होती है इन दी फॉर्म ऑफ चिप्स। ठीक है, कि हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर है, मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेन मेमोरी स्टोर हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ चिप। अब चिप क्या है, चिप इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। चिप क्या है, मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल। चिप हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेन मेमोरी में जो डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, तो मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है, वो एक चिप की तरह होती है। ठीक है, वो चिप किसकी बनी होती है, चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अब ये जो चिप है कंसिस्ट ऑफ 1000, ठीक है, 1000 एंड मिलियन सेल्स। ठीक है, यहाँ तो 1000 है और मिलियन सेल्स इसमें इसके अंदर होते हैं। ठीक है, हमारी जो चिप है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो मेन मेमोरी है वो चिप की फॉर्म में होती है, उस चिप के अंदर हमारे पास 1000 और मिलियंस की फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक सेल हमारा एक बिट को स्टोर करवाता है। वन सेल स्टोर 1 बिट। ठीक है, कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही होती है, एक सेल क्या करता है, एक बिट की इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाता है। लेकिन मेन मेमोरी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं वो इस तरह ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं कि 8 सेल्स होते हैं ना, इकट्ठे ग्रुप ऑफ इसमें 8 होते हैं। ठीक है, जब ये ऑर्गेनाइज हुए होते हैं इस फॉर्म में होते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है, 8 बिट्स की फॉर्म में एक सेल स्टोर हुआ होता है। ठीक है, कि मतलब 8 सेल इकट्ठे स्टोर हुए थे, वो उसमें कितने बिट्स आ जाएंगे, 8 बिट।
और 8 बिट को कहा जाता है 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट में हमारे पास क्या होते हैं, 1 बिट होता है। तो कंप्यूटर में जो हमारी मेन मेमोरी है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है एज द ग्रुप ऑफ 8 बिट। वो 8 बिट ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है। उस 8 बिट को क्या कहा जाता है, 1 बाइट कहा जाता है। तो एवरी सेल हैज एन यूनिक एड्रेस। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। वो यूनिक एड्रेस उस सेल का क्या कहलाता है, एक यूनिक एड्रेस या यूनिक नंबर दिया जाता है हर एक उसको बिट को। ठीक है, हर एक सेल को। तो वो यूनिक नंबर उसका क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है एड्रेस। ठीक है, वो हमारे पास एड्रेस कहलाएगा, एड्रेस ऑफ बाइट। क्या है भाई, इसमें हमारे पास कितने बिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 बिट इकट्ठे होते हैं। ये 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं, 1 बाइट। ठीक है, तो इन 1 बाइट का क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। उस यूनिक नंबर को क्या कहा जाता है, एड्रेस ऑफ बिट बाइट। कि ये इसका क्या है, इसका एड्रेस है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मेन मेमोरी का, कि मेन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर एक चिप फॉर्म में होती है। वो चिप हमारी सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। उस चिप के अंदर 1000 मिलियन सेल्स होते हैं। हर एक सेल के अंदर 1 बिट स्टोर होता है। मेन मेमोरी को इस तरह ऑर्गेनाइज किया होता है कि इसमें ग्रुप ऑफ 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है। ठीक है, तो हर एक बाइट को एक यूनिक एड्रेस दिए, एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो उस बाइट का क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। तो ये हमारे पास मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब एड्रेस क्यों दिया जाता है, ताकि हम लोग उसको असेस कर सकें। वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग देखते हैं। हमने उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया मेन मेमोरी का, हमारे पास स्ट्रक्चर ये है। अब उसके बाद assessing डाटा इन मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी से हमने डाटा किस तरह असेस करना है। ठीक है, मेन मेमोरी आपको पता है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होते हैं। अगर कंप्यूटर या किसी भी कंपोनेंट ने उसको यानी कि असेस करना है उस डाटा को मेन मेमोरी से, वो किसके थ्रू असेस करेगा, उसके एड्रेस के थ्रू। अगर किसी को भी कोई डाटा चाहिए मेन मेमोरी में, उसके पास क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। वो एड्रेस के थ्रू मेन मेमोरी में से डाटा को असेस करेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास जो यानी कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो कोई भी कंपोनेंट यहाँ से डाटा को असेस कर सकता है, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, उसका बाइट का एड्रेस होना चाहिए। आप ये नहीं है कि आपके पास सीक्वेंस वाइज आप उसको असेस करें। भाई आप रैंडमली कोई भी एड्रेस, आपके पास कोई भी बाइट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लाइक आपके पास ये इस तरह करके ना सीक्वेंस में बाइट्स है। ठीक है, तो आपने ये वाली 5 वाली बाइट लेनी है, तो आप डायरेक्ट इसको असेस कर सकते हो। इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज इसको असेस करोगे। आप अपने जो डाटा है उसको रैंडमली असेस कर सकते हो। ठीक है, बाइट्स कैन बी असेस्ड रैंडमली। आप रैंडमली कोई भी बाइट को असेस कर सकते हो। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, उस एड्रेस का, उस बाइट का एड्रेस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती जब आप लोग डाटा को असेस करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए तो हम लोग मेन मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी इज एन फास्ट मेमोरी। हम यहाँ से आसानी से और जल्दी से डाटा को असेस कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो मेन मेमोरी है इसकी 2 कैटेगरीज हैं। अब उन कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। मेन मेमोरी, इसमें हमारे पास इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है हमारे पास रैम और एक पार्ट है हमारे पास रोम। ठीक है,
मेन मेमोरी को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक हमारे पास है रैम, एक हमारे पास है रोम। अब रैम क्या होती है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये क्या है? वी कैन असेस द डाटा रैंडमली बाय यूजिंग द रैम। हम रैम को इस्तेमाल करते हुए रैंडमली अपने डाटा को असेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग अपने डाटा को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम लोग अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, डाटा को राइट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास रोम है और ये हमारे पास रैम। जो आपकी रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि आपकी जो रोम है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक सा। तो हम लोग सेपरेटली इन दोनों डिवाइसेस को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मेन मेमोरी में आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, एक है रैम और एक आपके पास रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप डाटा को रैंडमली असेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने सीक्वेंस के थ्रू डाटा को असेस करना है, आप रैंडमली कोई भी डाटा असेस कर सकते हैं। इसमें आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं, डाटा को राइट भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम में आप जस्ट डाटा को रीड कर सकते हैं, ना कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है, ना चेंजिंग ना अपडेशन। राइट कर सकते हैं सिर्फ एक टाइम पे, उसके बाद आप चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते, अपडेशन डिलीशन नहीं कर सकते रोम में, ठीक है। रैम को हम लोग कहते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, थोड़े टाइम के लिए इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, जबकि रोम हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर था जिसमें आप लोगों को रैम और रोम का डिस्कस बताया गया। अब हम लोग इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि रैम क्या है और रोम क्या है। जी, अब मेन मेमोरी के एक पार्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? रैम को डिस्कस करने जा रहे हैं। रैम आपको पता है, रैम हमारे पास क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम हमारे पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी, अब कंप्यूटर के अंदर हमारे जो रैम है उसमें हमारा डाटा एक टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टोर्ड करवाया जाता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी। रैंडम रैम को हम लोग क्या कहते हैं? रैम को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग डाटा को रैंडमली इसमें से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डाटा कैन बी असेस्ड रैंडमली। हम लोग रैंडमली अपने डाटा को इसमें से असेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, कोई कंपल्शन नहीं कि हम लोग कोई सीक्वेंस को फॉलो करें। हम लोग रैंडमली जो डाटा चाहिए हम लोग उसको मेमोरी में से असेस कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग उसको असेस कर सकते हैं। अब रैम के अंदर जो डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होती है। इसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसको क्यों टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है? इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। रैम हमारे पास क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। इसको वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है कि रैम के अंदर अगर हमारा डाटा स्टोर्ड है और हमारी जो सिस्टम है वो पावर्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है, किसी भी रीज़न से लाइट चले जाती है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, कोई भी रीज़न है, हमारा सिस्टम पावर्ड ऑफ होगा। जब हम सिस्टम ऑन करेंगे जो हमारा रैम में डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो डाटा स्टोर्ड नहीं होता। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही सिस्टम पावर्ड ऑफ होता है रैम के अंदर जितना भी डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इसको क्यों वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? डाटा
lost when system powered off, कि जैसे ही हमारा सिस्टम पावर्ड ऑफ होता है हमारी रैम के अंदर जितना भी डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग रैम को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी रैम को कह रहे हैं, ठीक है। इसमें डाटा टेम्परेरी बेसिस के लिए कि जैसे ही सिस्टम बंद होगा मेरा डाटा वहाँ से उड़ जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो रैम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, रैम में हम लोग वी कैन रीड राइट, ठीक है, डाटा। रैम में डाटा को रीड भी किया जा सकता है, डाटा को राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो रैम में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हुए होते हैं उनमें हम लोग चेंजिंग भी कर सकते हैं, मज़ीद इंस्ट्रक्शंस को ऐड भी करवा सकते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस को जस्ट हम लोग रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रैम हमारे पास है कि जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस को ऐड भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसको रैम को हम लोग क्या कहते हैं, रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी, या फिर इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम ऑल्सो कॉल्ड एज एन अ मेन मेमोरी और अ प्राइमरी मेमोरी। तो एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रैम हमारे पास क्या होता है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है कि हम लोग रैंडमली डायरेक्टली अपने डाटा को असेस कर सकते हैं। वी कैन असेस द डाटा रैंडमली और डायरेक्टली, हम लोग डाटा को डायरेक्टली और रैंडमली असेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जो हमें डाटा चाहिए उसको रैंडमली हम लोग डाटा असेस कर सकते हैं। जो रैम होती है वो हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी यानी कि इसमें जो डाटा होता है थोड़े टाइम के लिए स्टोर्ड करवाया जाता है, जैसे ही सिस्टम बंद होता है तो हमारा जो इसमें रैम में डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए रैम जो है वो हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी है। अब रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसको वोलेटाइल क्यों कहा जाता है कि हमारा रैम के अंदर डाटा लॉस्ट हो जाता है जैसे ही सिस्टम पावर ऑफ होता है। हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, रैम में डाटा स्टोर्ड हुआ हुआ है, ड्यू टू सम रीज़न मेरा सिस्टम बंद हो रहा है, ठीक है, बंद हो गया। मैं नेक्स्ट सिस्टम ऑन करूँगी कि रैम में जितना भी मेरा डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा, रैम में मेरा डाटा स्टोर्ड नहीं होता। दैट्स वाई इसको कहा जाता है कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। कुछ अरसे के लिए रैम में डाटा स्टोर्ड होता है कि डाटा सिस्टम के बंद होने पे हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद रैम में हम लोग इंस्ट्रक्शंस को रीड भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। रैम रीड एंड राइट मेमोरी है। इसमें इंस्ट्रक्शंस को रीड भी किया जा सकता है और इंस्ट्रक्शंस को राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं या फिर प्राइमरी मेमोरी भी रैम को कहा जाता है। अब रैम की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। रैम की मेरे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप हैं, एक मेरे पास आ रहा है डी रैम और एक मेरे पास आ रहा है एस रैम। जी, अब डी रैम क्या करता है और एस रैम क्या करता है इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी एब्रीविएशन पता होनी चाहिए। डी रैम की क्या एब्रीविएशन है और एस रैम की क्या एब्रीविएशन है। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के जो डी रैम होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक, ठीक है। अब इसको डायनामिक क्यों कहा जाता है, ये हमारे पास कंप्यूटर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है ना सबसे लीस्ट होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। जो डी रैम होती है वो सस्ती होती है एज कम्पेयर टू एस रैम, ठीक है। अब डी रैम में किस तरह डाटा को मेंटेन किया जाता है, डाटा को स्टोर किस तरह किया जाता है, इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग डाटा को मेंटेन करते हैं
कि ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए डी रैम में डाटा को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही यानी कि हमारा डाटा ना डाटा को ना इंसर्ट किया जा रहा है, अब मेरे जो डी रैम की है वो चार्जिंग कम हो गई है। ठीक है, उसको मैंने चार्जिंग पे साथ साथ उसको चार्ज भी कर रही हूँ। ठीक है, तो डी रैम को जैसे जैसे चार्ज किया जाता है उस टाइम पे हम लोग डाटा असेस नहीं कर सकते डी रैम में से। ठीक है, डी रैम को ड्यूरिंग द चार्जिंग टाइम हम लोग उसमें से डाटा को असेस नहीं कर सकते। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ठीक है, उसकी जो डी रैम होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कि टाइम गुजरने के साथ उसको रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है, रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग जब डी रैम को रिचार्ज कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम लोग डाटा को असेस नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें बार बार इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, need to refresh again and again। हमें बार बार इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, बार बार इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। टाइम के गुजरने के साथ साथ डी रैम क्या होती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें से डाटा लॉस्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोसेसर जो होते हैं वो डी रैम में से डाटा को असेस नहीं कर सकते ड्यूरिंग द रिफ्रेशिंग। ठीक है, processors cannot assess data while refreshing। वो रिफ्रेशिंग के दौरान में, डी रैम की रिफ्रेशिंग के दौरान डाटा को असेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई डी रैम जो हमारे पास होती है वो स्लो मेमोरी है। ठीक है, डी रैम को क्या कहा जाता है, स्लो मेमोरी। अब डी रैम को अगेन मैं डिस्कस कर देती हूँ। डी रैम में हमारे पास क्या है कि डी रैम को कहा जाता है डायनामिक असेस मेमोरी। डी रैम हमारे पास लेस एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, ये सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। डी रैम में क्या होता है, ये काम किस तरह करती है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। ठीक है, इसको चार्ज किया जाता है। जैसे ही टाइम गुजरता है डी रैम जो होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसको ज़रूरत होती है इसको दोबारा से रिचार्ज किया जाए, रिफ़्रेश किया जाए। ठीक है, तो इसको रिफ़्रेश किया जाता है। जब इसको रिफ़्रेश किया जा रहा होता है उस दौरान में हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो CPUs होते हैं, वो डाटा को असेस नहीं कर सकते डी रैम में से। दैट्स वाई डी रैम को क्या कहा जाता है, डी रैम को स्लो मेमोरी कहा जाता है। तो ये हमारे पास डी रैम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एस रैम को। ठीक है, कि एस रैम हमारे पास क्या होती है। तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे ही कर लेते हैं। जी, अब हम देखते हैं, पहले हमने डिस्कस किया डी रैम को, अब हम डिस्कस करते हैं एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एस रैम होता है हमारे पास, स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को हम लोग कहते हैं, एस रैम को कहते हैं स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, एक्सपेंसिव मेमोरी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डी रैम। डी रैम से ये एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। इसमें हमारे पास कंप्यूटर को या CPU डज नॉट वेट फॉर डाटा असेसिंग। डाटा को असेस करने के लिए, ठीक है, CPU को एस रैम में वेट नहीं करना पड़ता, इसीलिए एस रैम को कहा जाता है ये फास्ट मेमोरी है। ठीक है, क्योंकि डी रैम में चार्जिंग के दौरान में या रिफ्रेशिंग के दौरान में CPU को वेट करना पड़ता था, लेकिन एस रैम में CPU को वेट नहीं करना पड़ता डाटा को असेस करने के लिए। इसीलिए हम लोग जो एस रैम होती है इसको हम लोग कहते हैं ये हमारी क्या है, ये फास्ट रैम है। ठीक है, ये जो एस रैम होती है वो यूटिलाइज लेस पावर, एज़ कम्पेयर टू डी रैम। डी रैम के निस्बत जो हमारा एस रैम होता है वो लेस पावर को यूटिलाइज करता है। ठीक है, थोड़ी सी पावर में वो एक्स्ट्रा काम करता है, अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एस रैम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि एस रैम हमारे पास क्या होती है, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें यह है कि ये एक्सपेंसिव मेमोरी है एज़ कम्पेयर टू डी रैम।
इसमें सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता डाटा को असेस करने के लिए। ये हमारे पास फास्ट मेमोरी है। क्यों? क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा डाटा असेस करने के लिए, डाटा फास्टली असेस किया जाता है। दैट्स व्हाई एसरैम हमारे पास फास्ट मेमोरी होती है। और ये हमारे पास जो पावर होती है वो यूटिलाइज़ करती है, सब बहुत कम पावर यूटिलाइज़ करती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है रैम का कि रैम क्या होती है। रैम की फर्दर 2 कैटेगरीज थी हमारे पास, एस रैम एंड डी रैम, उनको डिफाइन किया गया। अब अगला जो हमारे पास जो सेकंड टाइप थी मेमोरी की, वो हमारे पास थी रोम। अब उसको डिस्कस करते हैं। जी, जो सेकंड टाइप हमारे पास आ रही थी मेन मेमोरी में, वो हमारे पास क्या है, रोम। अब रोम को डिस्कस करते हैं। रोम सबसे पहले हमारे पास क्या है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम को क्या कहा जा रहा है, रोम को कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी। वी कैन जस्ट रीड इंस्ट्रक्शंस। रोम के अंदर क्या होता है, हम लोग इंस्ट्रक्शंस को जस्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है, हम इंस्ट्रक्शंस को राइट नहीं कर सकते। तो रोम का सबसे पहला पॉइंट, इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है, इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस को जस्ट रीड किया जा सकता है, उसके अंदर चेंजिंग, अपडेशन, डिलीशन नहीं की जा सकती। डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड आर डिलीटेड, ठीक है, डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता, डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता किसके अंदर, रोम के अंदर, ठीक है। इधर से सिर्फ हम लोग इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं। और रोम में क्या है, हम लोग न्यू इंस्ट्रक्शन ऐड नहीं कर सकते। हमने एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन ऐड कर ली हुई है, उसके बाद उसको अरेज करके सेकंड इंस्ट्रक्शन हम लोग ऐड नहीं कर सकते। रोम को हम लोग क्या कहते हैं, रोम को हम लोग कहते हैं ये हमारी परमानेंट मेमोरी है। रोम हमारे पास क्या है, रोम हमारे पास परमानेंट मेमोरी है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है कि अगर मेरा सिस्टम पावर्ड ऑफ हो जाए तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, ये मेरे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों है, डाटा नॉट लॉस्ट इवन सिस्टम पावर्ड ऑफ। अगर मेरा सिस्टम पावर्ड ऑफ भी हो रहा है तो मेरा डाटा लॉस नहीं होगा, मेरा डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा किसमें, मेरे रोम में, ठीक है। दैट्स वाई रोम को क्या कहा जाता है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, कि रोम के अंदर मेरा डाटा परमानेंट बेसिस के लिए स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, मेरी डाटा को स्टोर करवा देती है। एक दोबारा से ओवरव्यू दे देती हूँ कि रोम हमारे पास क्या है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम में हम लोग जस्ट इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को राइट नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शंस को डिलीट नहीं कर सकते, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है कि हम लोग जस्ट इंस्ट्रक्शंस को इसमें से रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ये परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि जब इसमें हम लोग इस पे काम कर रहे हैं रोम में और हमारा सिस्टम बंद हो रहा है, बंद हो जाता है और इसमें जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, डाटा लॉस्ट नहीं होगा। दैट्स वाई इसको कहा जा रहा है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, इसमें जो डाटा है वो परमानेंट बेसिस के लिए स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि हमारे पास रोम की टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। तो आ जाए भाई इसकी टाइप्स पे। सबसे पहली टाइप है हमारे पास पी रोम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे है हमारे पास
पहली टाइप हमारे पास पी रोम, सेकेंड पे हमारे पास है ई पी रोम और थर्ड में हमारे पास है ई पी रोम। हमारे पास 3 टाइप्स है रोम की। पहली हमारे पास है पी रोम, सेकंड पे है ई पी रोम और थर्ड पे है ई पी रोम। अब हम देखते हैं कि पी रोम स्टैंड्स फॉर कि पी रोम की एब्रीविएशन क्या है। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास क्या होती है, इनिशियली ब्लैंक होती है, इनिशियली ब्लैंक, ये ब्लैंक मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें जो हमारा प्रोग्रामर है वो क्या करता है, इसमें या जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो डाटा को राइट करता है, ठीक है, यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। वो स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए पहले हमारे पास ये जो मेमोरी होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, डाटा को ऐड करता है, इंस्ट्रक्शंस को इसके अंदर राइट करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्शंस को इसके अंदर ऐड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिख ली जाती हैं उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाइक आपने एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस लिख ली, ठीक है, उसमें कोई गलती है, एरर है, तो आप उसमें इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेस्ड। अगर आपका कोई एरर आ गया है या इंस्ट्रक्शन गलत लिख ली गई है तो आप उस इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं लिख सकते। वो चिप क्या बनेगी, वो चिप अनयूजेबल बन जाएगी। चिप जो होगी वो अनयूजेबल हो जाएगी, उसमें चेंजिंग वगैरह नहीं की जा सकती पी रोम के अंदर। ठीक है, कि पी रोम में इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, वो चिप ही आपकी ज़ाया चले जाती है। तो पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपके पास एक ब्लैंक चिप होती है, इसके अंदर जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो इंस्ट्रक्शंस को लिखता है, प्रोग्राम को लिखता है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया है या आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो आप ना तो चेंजिंग कर सकते हो ना ही इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, पी रोम के अंदर तो आपकी वो जो चिप होती है वो क्या होती है, अनयूजेबल हो जाती है। वो चिप कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको कोई यूज़ नहीं होता, वो चिप ज़ाया जाती है। ठीक है, कि सिर्फ एक दफ़ा ही आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो। अगर एक दफ़ा आपने लिख ली उसके बाद ना तो कोई चेंजिंग होगी ना ही वो इंस्ट्रक्शन डिलीट होगी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पी रोम है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये आपके पास एक ब्लैंक चिप होती है, इस ब्लैंक चिप में जो मैन्युफैक्चरर है वो इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है, ठीक है, और डाटा को राइट करता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक दफ़ा ही लिखी जाती हैं, अगर उसमें कोई एरर है या चेंजिंग है आप नहीं कर सकते उसको रिमूव। ठीक है, वो चिप ही आपकी अनयूजेबल हो जाती है, वो चिप आपकी ज़ाया जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक आपके पास है ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम एज इट इज़ ये जो चिप होती है इनिशियली ब्लैंक होती है। इसमें जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो राइट करता है डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को, राइट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा बाय यूजिंग द स्पेशल डिवाइसेस। और फिर क्या होता है, इसमें आप लोग इंस्ट्रक्शंस को चेंज किया कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपने गलत लिख ली, यहाँ आपने इंस्ट्रक्शंस को अरेज करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैन बी अरेज्ड। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को अरेस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज।
अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से आप उन इंस्ट्रक्शंस को अरेज करते हैं। अरेज करने के बाद आप दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजर कैन राइट न्यू प्रोग्राम। EEPROM में क्या होता है, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसमें इनिशियली ये मेमोरी आपके पास ब्लैंक होती है। जो हमारा यूज़र है या मैन्युफैक्चरर है, इसमें इन डाटा या इंस्ट्रक्शंस को लिखता है। अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो या उसको डिलीट करना हो तो वो डिलीट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज को इस्तेमाल करते हुए वो इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका जो न्यू प्रोग्राम वो लिखना चाह रहा है वो न्यू प्रोग्राम इसमें लिख सकता है। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास आ रही है EEPROM। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। EEPROM stands for electronically erasable programmable read only memory। इसमें क्या होता है, ये भी इनिशियली आपके पास ब्लैंक चिप होती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस को लिखा जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद उसको इरेज भी किया जा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, ठीक है। इसमें आप इंस्ट्रक्शंस को इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से डिलीट कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं, ठीक है, और न्यू प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपके पास क्या होता है, ये इनिशियली क्या होती है आपके पास ब्लैंक होती है। यू कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, हम इसमें इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, डाटा को राइट कर सकते हैं। उसके बाद उसको इरेज भी किया जा सकता है। इरेज किसकी मदद से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से इंस्ट्रक्शन को इरेज किया जाता है और इसको इरेज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना न्यू प्रोग्राम राइट कर सकते हो। तो ये हमारे पास था कंप्यूटर वो क्या नाम है, रोम की टाइप, जिसमें हमने 3 उसकी टाइप्स देखी। PROM देखा, EEPROM देखा, EEPROM देखा, ठीक है। PROM में क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी होती है, ब्लैक चिप होती है, उसमें डाटा ऐड करते हैं। जब एक दफ़ा डाटा ऐड कर लिया ना तो वो रेज हो सकता है ना वो चेंज हो सकता है। उसके बाद EEPROM है। EEPROM में भी ब्लैंक चिप होती है, इसमें आप डाटा ऐड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस ऐड करते हैं। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन चेंज भी हो सकती हैं, डिलीट भी हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। जब वो अरेज होगी अपने आप प्रोग्राम लिख सकते हो। एंड EEPROM में क्या होता है, ब्लैंक चिप होती है, डाटा ऐड करते हो, उसको अरेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, और जब आपका डाटा अरेज हो जाए तो उसको आप न्यू डाटा लिख भी सकते हो। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने कवर की, हम लोगों ने मेन मेमोरी को डिस्कस किया। मेन मेमोरी में देखा कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है रैम और एक है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी है। रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है और रोम परमानेंट मेमोरी है। तो आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।